प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था दूसरा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है। कक्षा 9वीं। तो इसमें अपना टॉपिक चल रहा था बच्चों, मिश्रण के घटकों को पृथक कैसे करते हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। प्राकृतिक पदार्थ क्या नहीं होते? रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते, यानी जो प्रकृति द्वारा अपने प्रदत्त पदार्थ होते हैं वो रासायनिक तौर पर क्या नहीं होते? शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए, मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न विधियां, घटक यानी टुकड़े जिनसे मिलकर के मिश्रण तैयार होता है वो क्या कहलाते हैं? घटक कहलाते हैं। तो मिश्रण से उन घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है, उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो उन विधियों में तो पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वह प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। वह प्रयोग में लाना क्या हो जाता है? सुगम हो जाता है, ठीक है। प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। अविस्मांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विस्मांगी मिश्रण को
साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जैसे हाथ से चुनकर या बीनकर, हाथ से बीनकर, छलनी से छानकर, छलनी से छानकर। ठीक है। जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं, जो जैसे गेहूं के अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको वो हमें बाहर से दिखाई दे जाते हैं, तो उनको भौतिक विधि से क्या किया जा सकता है, हाथ से बीन करके अलग किया जा सकता है। और गेहूं को छानकर जो भारी अशुद्धियाँ होती है वो ऊपर आ जाती है। ठीक है। और जो अशुद्धियाँ है वो ऊपर आ जाती है तो छलनी से छाना जाता है। जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं तो ये भौतिक क्रिया होती है। जो अशुद्धियाँ बाहर से दिखाई दे जाए उनको हाथ से छानकर या छलनी से छानकर पृथक किया जा सकता है। लेकिन विषमांगी मिश्रण है बच्चों, उसके घटक बाहर से दिखाई नहीं देते और साधारण भौतिक क्रिया द्वारा उनको क्या नहीं किया जा सकता, जैसे हाथ से बीनकर, छलनी से छानकर, जो हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं, प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। ठीक है। जो हम प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए, कभी कभी मिश्रण को घटकों से पृथक करने के लिए, घटकों को मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है। विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है, यानी विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। घटक जैसे हम चाय तैयार करते हैं तो चाय के अंदर दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, पानी है, ये चारों चीजें चाय के घटक हो गए। तो चाय भी एक विषमांगी मिश्रण हो गया। क्या इन घटकों को अपने साधारण विधि, भौतिक विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें बाहर से दिखाई भी नहीं देते और इनको हाथ से बीनकर या छलनी से छानकर हम क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। छलनी से चाय पत्ती जरूर अलग हो जाती है, लेकिन चाय के अन्य घटक जैसे दूध हो गया, दूध भी विषमांगी मिश्रण है बच्चों, कोलाइडल का उदाहरण है। दूध हो गया, चीनी हो गया, चीनी उसमें घुल चुकी है, तो कहने का मतलब वो विषमांगी मिश्रण है। और दूध और चीनी को हम अलग अलग और पानी को हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ होती है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ उपयोग में ली जाती है और पृथक करने के लिए हमें जो घटक है उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भी कौन सा घटक है, और उसके बाद ही उसको प्रयोग में लाना क्या होता है, अच्छा होता है, सुगम होता है। यानी जिस मिश्रण के घटकों को आप अलग कर रहे हो उसमें किस प्रकार का घटक है उसकी आपको प्राप्त जानकारी होगी, तो ही आप उचित विधि का उपयोग कर सकते हो। तो देखिए, कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों का, विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। तो पहला आ जाता है रंग वाले घटक, यानी डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं। रंग वाले घटक
रंग वाले घटक को क्या बोलते हैं? डाई। जैसे चुन्नी डाई करवाते हैं अपने, भाई एक चुन्नी होगी, उसके ऊपर 2-3 प्रकार के कलर चढ़ाने हैं, तो जो रंग वाला घटक होता है उसको क्या बोलते हैं? चुन्नी डाई करवाना। जैसे सफ़ेद रंग की चुन्नी है, उस पर काला और लाल रंग आपको पेंट कराना है, तो रंग वाले घटक को क्या कहा जाएगा? डाई। उसको नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं? वो नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करते हैं? कैसे पृथक करते हैं? ठीक है, तो आधा बीकर जल लेते हैं। जैसे ये आधा बीकर हमने किसका ले लिया? जल का ले लिया। जो हम करेंगे वही हम लिखेंगे। आधा बीकर क्या लेते हैं? जल लेते हैं। ठीक है, तो एक बीकर लिया, बीकर कांच का बना होता है जिस पर पैमाना लिखा होता है। तो जैसे 100 ml का है तो 50 ml तक का हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। ठीक है, ये हमने जल ले लिया। बीकर के मुख पर यानी मुंह पर, ये बीकर का क्या हो गया? मुंह हो गया बच्चों। ठीक है, इस बीकर के मुंह पर क्या करते हैं? वॉच ग्लास रखे। ये हमने क्या रख लिया? एक वॉच ग्लास। बीकर के मुंह पर क्या रखा? एक वॉच ग्लास रखा। जो घड़ी के ऊपर कांच होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉच ग्लास। ऐसे ये वक्राकार अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में हो गया? ये वॉच ग्लास रख दिया हमने। उस पर कुछ स्याही की बूंद वॉच ग्लास पर रखें। कुछ स्याही की हमने क्या डाल दी? बूंदें इस पर डाल दी। ठीक है, बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म करना नहीं चाहते, डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे हम स्याही को। हम इसके माध्यम से बीकर के ऊपर वॉच ग्लास को रखा है और इसको फिर ये हमने क्या स्टार्ट कर दिया? गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये बर्नर हो गया। ठीक है, बर्नर की सहायता से इसको क्या कर रहे हो? आप गर्म कर रहे हो। ये स्टैंड हो गया, 3 पाई स्टैंड। ये 3 पाई स्टैंड पे क्या रखा हुआ है? बीकर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हो? गर्म। ठीक है, बर्नर की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं? अपन गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। यह वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वॉच ग्लास में किसी परिवर्तन तक गर्म करें। तो देखो, बीकर के मुख पर क्या करते हैं? वॉच ग्लास, जो घड़ी, वॉच का मतलब होता है घड़ी, घड़ी के ऊपर जो कांच लगा होता है, थोड़ा सा कर्व शेप होता है, वो वॉच ग्लास रखते हैं। वॉच ग्लास पर शाही की कुछ बूंदें डालते हैं। शाही की कुछ बूंदें डालते हैं। अब इनको डायरेक्ट गर्म नहीं करते अपन, बूंदें डालते हैं। सीधा भी अपन वॉच ग्लास को गर्म कर सकते हैं, लेकिन वॉच ग्लास क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ठीक है, वॉच ग्लास क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? मीडिएटर ले रहे हैं बीकर में भरे हुए जल को। ठीक है, तो वॉच ग्लास पर शाही की कुछ बूंदें डालते हैं।
और वाच ग्लास से ये देखते हैं, क्या देखते हो, यह देखते हैं कि वाच ग्लास से शाही का वाष्पीकरण हो रहा है। इसका शाही का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो ध्यान रखना, वाच ग्लास के ऊपर जो हमने शाही की बूंदे डाली है उसका क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। ठीक है। अब वाच ग्लास पर शाही वाष्पीकृत हो गई और अब ये कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपके विचार में वाच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ है। तो शाही का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है। तो वाच ग्लास पर शाही यानी विलेय पदार्थ बचा है। वाच ग्लास पर शाही जो विलेय पदार्थ के रूप में थी, विलेय पदार्थ बचा है। ठीक है। और आप क्या प्रतिपादित करें, क्या शाही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। तो शाही जल और रंग विलेय पदार्थ का समांगी मिश्रण है। तो क्या शाही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। तो शाही क्या होता है बच्चों, शाही है ना जल व रंग यानी विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ का मिश्रण है। जैसे बच्चों इस मार्कर के अंदर क्या है, शाही है। इस मार्कर में क्या है, शाही। तो वो शाही क्या है, एक समांगी मिश्रण है। किस किस का, पानी का प्लस रंग का। रंग इसमें क्या होता है, विलेय पदार्थ होता है। रंग इसमें क्या होता है, विलेय पदार्थ। तो शाही किसको बोलते हैं, जल और रंग का विलेय पदार्थ जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शाही बोलते हैं। समांगी मिश्रण होता है उसका, बाहर से दिखाई नहीं देता, कण बहुत छोटे होते हैं। तो रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की शाही से कैसे पृथक करते हैं। ठीक है। यानी रंग वाले घटक को आपने नीले अथवा काले रंग की शाही के अंदर डाल दिया तो उसको आप कैसे पृथक करोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आधा बीकर जल लेते हैं, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखते हैं, वाच ग्लास पर कुछ बूंद वाच ग्लास पर रख देते हैं, यानी कुछ बूंदें डालते हैं वाच ग्लास पर शाही की। तो शाही में बच्चों दो चीज है, शाही में कितनी चीजें हैं, दो चीजें। एक तो क्या है, पानी है प्लस जल है। तो शाही की हमने क्या डाल दी, कुछ बूंदे डाल दी। ठीक है, क्या डाल दी, कुछ बूंदे। अब ये देखते हैं कि जब इसको बीकर की सहायता से, वो बर्नर की सहायता से, ये क्या हो गया, बर्नर हो गया, बर्नर। और ये 3 पाई स्टैंड हो गया, 3 पाँव वाला 3 पाई स्टैंड। और ये क्या हो गया बच्चों, बीकर। ठीक है, ये क्या हो गया, बीकर। तो देखो वाच ग्लास पर शाही की कुछ बूंदे डालने के बाद इसे गर्म करते हैं।
इसे बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं कि वाच ग्लास से शाही का क्या हो रहा है, वाष्पीकरण। मतलब एक घटक का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। शाही के एक घटक का क्या हो गया, वाष्पीकरण। और शाही का जो दूसरा घटक है, यानी एक घटक अपने नीले अथवा काले रंग की शाही में मिला रखा है, तो शाही का मतलब एक घटक का तो क्या हो गया, वाष्पीकरण। और वाच ग्लास पर दूसरे रंग का घटक यानी जो विलेय पदार्थ के रूप में है वो शेष बच गया। तो शाही शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है, तो शाही बच्चों जल और रंग विलेय पदार्थ का क्या है, मिश्रण। तो यहाँ पे दो घटक थे, एक तो रंग वाला घटक और एक नीले अथवा काले रंग की शाही। ठीक है, वाच ग्लास पर। तो ये जो रंग वाला घटक है ये तो शेष बच जाएगा और नीले अथवा काले रंग की शाही क्या हो जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी। तो इस प्रकार हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन वाच ग्लास पर जो शाही है उसको डायरेक्ट गर्म नहीं करते बीकर में पानी लेकर के, क्योंकि इसको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो पहले इसको गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, वाष्पित होगा। पानी क्या होगा, वाष्पित होगा। और पानी के वाष्पन से जो ताप है वो किसको वाष्पित करेगा, वाच ग्लास पर जो काले रंग की शाही है उसको क्या करेगा, वाष्पित कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले इसकी सहायता से पानी गर्म करते हैं और पानी के ताप से जो शाही है उसका क्या हो जाता है, वाष्पीकरण। तो शाही के एक घटक का वाष्पीकरण हो गया और दूसरा घटक शेष बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की शाही से क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। उसके बाद है बच्चों दूध। नेक्स्ट टॉपिक है दूध को कैसे पृथक करते हैं। तो शाही को के वाष्पीकरण के लिए ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसलिए हमने जल को गर्म करके जल के माध्यम से शाही को क्या किया है, वाष्पीकृत किया है। ठीक है, डायरेक्ट गर्म नहीं किया। अब दूध को क्रीम से कैसे अलग करते हैं। तो दूध बच्चों एक कोलाइडल का उदाहरण है। दूध के अंदर क्रीम होती है, लेकिन हम छानन विधि से दूध से क्रीम को अलग नहीं कर सकते। क्रीम से कैसे अलग करते हैं, कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो दूध से क्रीम यानी मक्खन हो गया, उसको कैसे अलग करते हैं। तो एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप से आपको समझाते हैं। अपकेंद्रीकरण विधि से, अपकेंद्रण विधि से दूध से क्रीम को अलग करते हैं। एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेकर, क्रियाकलाप है एक प्रणाली में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, प्रणाली वो कांच की बनी होती है। ठीक है, थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेकर, थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेकर, संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लेकर इसे 2 मिनट तक
इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा अपकेंद्रित करें। अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा क्या करें? अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा अपकेंद्रित करें। अपकेंद्रित करें। ठीक है। कभी कभी द्रव में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं करते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद कण इतने छोटे होते हैं ठीक है, कि ये छानक पत्र से बाहर निकल जाते हैं। कि ये छानक पत्र से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अभी मैं आपको 2 प्रकार के बल बताऊंगा। अपकेंद्रीय बल लगता है इसमें तेजी से घुमाने पर भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इसमें तेजी से एक घूर्णन युक्ति होती है। तेजी से घूर्णन युक्ति को घुमाने पर घूमने वाला सिस्टम होता है। इसमें घूर्णन युक्ति को घुमाने पर भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। वह हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है। हल्के कण कहाँ पे आ जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों, देखो परमाणु की संरचना आप देखोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु का जो मध्य भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे उदासीन न्यूट्रल, और इनके चारों तरफ निश्चित त्रिज्या वाले और निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्लस और जीरो, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे जीरो के कारण संपूर्ण नाभिक पर धनावेश होता है। और ये जो धनावेश है यानी जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है। तो ये नाभिक की ओर लगने वाला बल होता है अभिकेंद्रीय बल। जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है वो कौन सा? नाभिक द्वारा लगाया जाने वाला कौन सा बल हो गया? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में लगा बल। खींचने में लगा बल कौन सा हो गया? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल हो गया? अभिकेंद्रीय बल। और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में माइनस के बीच में लग रहा है वो नाभिक से दूर हटाने वाला बल है। तो ना इलेक्ट्रॉन के बीच नाभिक से दूर हटाने वाला बल कौन सा हो गया?
हटाने वाला बल हो गया। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल बच्चों प्रतिकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। और प्रतिकर्षण का एक और नाम अपकर्षण होता है। क्या होता है? अपकर्षण, यानी दूर भगाने वाला बल। तो ये केंद्र से दूर भगाएगा, इसलिए इसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। और ये क्या होता है? अभिकर्षण बल। आकर्षण बल जो केंद्र की ओर लगता है वो आकर्षण बल होता है, और इसको अभिकर्षण बल भी बोलते हैं। अब अभी का मतलब खींचना और अब का मतलब है दूर भगाना। अभी शब्द का मतलब खींचना और अब का मतलब दूर भगाना। और केंद्रीय का मतलब केंद्र की ओर, यानी इसमें केंद्र की ओर खींचा जाता है, और इसमें क्या किया जाता है? अब केंद्रीय बल में केंद्र से दूर हटाया जाता है। तो अभी शब्द का मतलब आकर्षित करना और अब शब्द का मतलब प्रतिकर्षित करना। तो अब केंद्रीय बल यानी केंद्र से दूर हटाने वाला बल, और ये केंद्र की ओर लाने वाला बल। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण बल, यानी इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो नाभिक की ओर लगता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच। और जो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल, क्योंकि ये केंद्र से क्या दूर हटाता है। ठीक है। तो उसके बाद है बच्चों दूध को मथने पर क्या होगा। ऐसे दूध को मथा जाता है तो क्या होगा? दूध को मथने पर दूध को मथने पर क्या होगा? ये क्वेश्चन है कुछ। दूध को मथने पर क्या होगा? तो हल्के कण ऊपर रह जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। हल्के कण ऊपर और भारी कण नीचे। इसमें क्या है? हल्के कण ऊपर वह भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, ये तो लिख दिया ना। तो दूध को मथने पर हल्के कण ऊपर व भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। एक है इसमें दूध को क्रीम से कैसे पृथक किया जाता है। तो दूध को क्रीम से अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। कौन सी विधि के द्वारा? अपकेंद्रण विधि के द्वारा। अब इसके अपकेंद्रण विधि के अनुप्रयोग क्या हैं? कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है अपकेंद्रण विधि के अनुप्रयोग? एक तो होता है बच्चों जांच प्रयोगशाला में, जो लेबोरेटरी होती है ना, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, रक्त यानी खून व मूत्र की जांच में। दूसरा होता है बच्चों डेयरी व घर में क्रीम से मक्खन निकालने में। डेयरी व घर में क्रीम से मक्खन निकालने में। क्रीम से क्या? मक्खन निकालने में।
इसका उपयोग होता है। और तीसरा उपयोग होता है इसका कपड़े धोने की मशीन में, जो ड्रायर होता है ना, कपड़े धोने की मशीन में, कपड़े धोने की मशीन में कपड़े सुखाने में, कपड़ों से जल को निचोड़ने में, कपड़ों से जल को निचोड़ने में, जल को निचोड़ने में। ठीक है, तो 3 अनुप्रयोग हैं कहाँ कहाँ पे। एक तो जांच प्रयोगशाला में रक्त व मूत्र की जांच में, एक डेयरी व घर में क्रीम से मक्खन निकालने में, और एक कपड़े धोने की जो वॉशिंग मशीन आती है उसमें कपड़ों से जल को निचोड़ने में। ठीक है, निचोड़ने में। तो ये आपको बताया दूध को क्रीम से अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।